हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता यानी अवकलन की एक्सरसाइज 5.5 को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया था। आशा करते हैं बच्चों आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा और सभी क्वेश्चंस को पूरा देखकर नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। बच्चों, आज जो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.6 के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं। तो बच्चों 5.6 में बेसिकली क्या है, देखिए कुछ फॉर्मूले तो वही यूज होने वाले जो आपने पीछे याद कर रखे हैं, फॉर्मूले तो वही यूज होंगे, बस थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया है बच्चों। यहाँ पर जो हम अवकलन करेंगे बच्चों वो प्राचलिक फलनों का अवकलन करेंगे, ठीक है। यानी प्राचलिक फलन जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ करना सीखेंगे। तो फलनों के प्राचलिक समीकरणों का अवकलन हम यहाँ पे करेंगे बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे? अवकलन। तो ये बात करेंगे यहाँ पे कि प्राचलिक समीकरणों के अवकलन किस तरीके से किए जाते हैं। तो बात ये आती है कि प्राचलिक समीकरण होते क्या हैं पहले, ठीक है। तो प्राचलिक समीकरण का हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके बारे में हल्की सी हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए तो नहीं बेहतर होता है। देखिए बच्चों, प्राचलिक समीकरण होते क्या है मैं आपको बताऊं। अभी तक जो बच्चों हमने फंक्शन पढ़े हैं, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो नॉर्मल टाइप के फंक्शन थे, यानी y बराबर fx, कुछ इस टाइप के बच्चों फंक्शन थे वो, ठीक है। जहाँ पर बच्चों दो वेरिएबल थे, एक ये और एक ये। इस x को हम बच्चों बोलते थे यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो x होता था यहाँ पे बच्चों ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, यानी इसको हम बोलते हैं परतंत्र चर। क्या बोलते हैं? परतंत्र चर। x परतंत्र चर होता है और ये जो y है बच्चों ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक तरीके से हम इससे बोलते हैं बच्चों स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, ठीक है। तो ये x जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी परतंत्र चर होता है, और जो y होता है वो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ये दोनों मिलकर एक समीकरण बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक समीकरण बनाते हैं जिसको कि हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंडेंट x और इंडिपेंडेंट y मिलकर एक समीकरण का निर्माण करते हैं किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में, यानी x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट दोनों मिलकर एक तीसरा बच्चों ये समीकरण बनाते हैं। और वो समीकरण जो होता है उसमें कोई थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। यानी और ये इनडायरेक्टली x और y जो है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं, और जो थर्ड आ जाता है आपका वेरिएबल वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी फॉर्म में इनका जो है ये दोनों जो है समीकरण बनाते हैं, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी आपका जो है प्राचलिक समीकरण, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों कि किस तरीके से, जैसे मान लीजिए y बराबर आपको दे रखा है y बराबर fx, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगा बच्चों जो y होता है और ये x होता है ये दोनों अपने आप में इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाते हैं, और एक थर्ड वेरिएबल आ जाता है डिपेंडेंट, उसकी फॉर्म में ये दोनों मिलकर इक्वेशन बनाते हैं। कैसे? जो x बनाएगा ये बनाएगा बच्चों ये fx जो हो जाएगा एक तरीके से ये x बराबर हो जाएगा बच्चों ft की फॉर्म में। ये तीसरा ये हो जाएगा थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? यहाँ पे t है, t की जगह थीटा भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। t हो सकता है, थीटा हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आप लेना चाहेंगे वो। और ऐसे ही यहाँ से f जो y होगा बच्चों y बराबर क्या बनाएगा? ये भी ft की फॉर्म में इक्वेशन बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इनडायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और ये थर्ड वाला क्या हो गया बच्चों? ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो बेसिकली बच्चों इसकी खासियत क्या होती है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपका जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्राचलिक समीकरण।
अब इनकी बच्चों ये खासियत ये होती है कि ये अपने ओरिजिनल समीकरण y बराबर एफ एक्स को संतुष्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर x डिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलकर किसी थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से एक इक्वेशन का निर्माण करें तो उसको हम बोलते हैं बच्चों आपका प्राचलिक समीकरण। ठीक है बच्चों, बेसिकली यहाँ पर होगा क्या, देखिए बेसिकली यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि हमें एक x बराबर एक इक्वेशन दे रखी होगी किसी थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, x बराबर जैसे मान लीजिए एफ टी, ये एक इक्वेशन है, और ऐसे ही हमें एक y बराबर दे रखी होगी थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में, जैसे मान लीजिए यहाँ भी एफ टी दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये हमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी। यहाँ पर हम पहले इस फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे इस थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेस्पेक्ट में, यानी x का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या आएगा बच्चों dx बटे dt आएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसी प्रकार यहाँ से y बराबर हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म में जो इक्वेशन है यहाँ पर इसकी उस रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन y का, तो क्या हो जाएगा dy बटे dt, और फाइनली हमें निकालना क्या है dy ओवर dx। तो ये कैसे निकालेंगे, अब इसमें भाग दे देंगे बच्चों y वाले में x वाले से, यानी dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt से dt कट जाएगा, तो फाइनली dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये प्रोसेस हम इस एक्सरसाइज के अंदर अपनाने वाले हैं। यानी कुल मिला के हमें यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर दो इक्वेशन दे रखी होंगी, एक x बराबर एक y बराबर, और वो इक्वेशन जो होगी वो किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में होगी। अब वो इंडिपेंडेंट जो थर्ड वाला है वो थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, यानी x इज इक्वल टू मान लीजिए कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा, और y बराबर हो गया टेन थीटा। तो यहाँ पे x और y इनडायरेक्टली क्या हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और ये जो थीटा है ये क्या हो गया बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी होंगी, पहले इसका अवकलन करेंगे थर्ड वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष, यानी थीटा के सापेक्ष, तो dx बटे डी थीटा, यहाँ भी थीटा के सापेक्ष dy बटे डी थीटा, फिर dy बटे डी थीटा में भाग दे देंगे dx बटे डी थीटा से, और ऐसे dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था। अब बच्चों आते हैं एक्सरसाइज पर। बेसिकली एक्सरसाइज होती क्या है, देखिए बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली क्वेश्चन दे किस तरीके का रखें, उनका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करेंगे उनको समझते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक्सरसाइज 5.6 में आपको पहला जो सवाल दिया है उसको लिखते हैं बच्चों। इसमें कहा है यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x और y दिए गए समीकरण द्वारा एक दूसरे के प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलनों का विलोपन किए बिना dy ओवर dx निकालना है। क्या निकालना है, dy ओवर dx। देखिए पहला समीकरण दे रखा है x बराबर 280 स्क्वायर, x बराबर 280 स्क्वायर, ये पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण दे रखा है बच्चों y बराबर 80 की पावर 4, y बराबर 80 की पावर 4, समीकरण नंबर 2। मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, एक x बराबर और एक y बराबर। ठीक है, और ये जो x और y है यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे इनडायरेक्टली, और जो थर्ड हमारा वेरिएबल है t, ये क्या होता है, ये होता है बच्चों हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इन्हीं इक्वेशंस को हम बोलते हैं बच्चों प्राचलिक समीकरण। तो अब इन प्राचलिक समीकरणों का अवकलन करके हमें dy ओवर dx निकालना है, लेकिन जब अवकलन करेंगे वो थर्ड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है t उसके रेस्पेक्ट में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा नया उसकी फॉर्म में उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पर होने वाला है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 का अवकलन करेंगे हम। ठीक है, पहले समीकरण 1 का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, यहाँ से dx बटे dt निकालेंगे, फिर समीकरण 2 का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, यहाँ से dy बटे dt निकालेंगे, और dy बटे dt में dx बटे dt से दे देंगे भाग, और वहाँ से फिर हमें dy ओवर dx मिल जाएगा, और हमें dy ओवर dx ही फाइंड करना है। फाइंड dy ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का हम सबसे पहले यहाँ पर t के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो समीकरण 1 देखिए ये है, तो यहाँ पर x का होगा तो dx बटे dt। अब यहाँ पे x का 1 मत कीजिएगा, क्योंकि जिस वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन होता है उसका अवकलन 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं, x के सापेक्ष करते तो x का अवकलन 1 हो जाता है जैसे हम पीछे कर रहे थे, बट यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है x का, तो t का अवकलन 1 होगा, x का नहीं।
टी एक्स तो यहाँ पर अब वाई जैसा काम करेगा, ठीक है। तो डी एक्स बटे डी टी टी बराबर, यहाँ पर 2a तो कांस्टेंट है, 2a तो कांस्टेंट है बच्चों, डी ए बटे डी टी ऑफ टी स्क्वायर, यानी 2a तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का अवकलन। तो डी एक्स बटे डी टी बराबर 2a कांस्टेंट, यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, t की पावर n तो n t की पावर t माइनस 1 और फिर अगेन t का करेंगे तो 1, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन होता है उसी का अवकलन 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फाइनली हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल गई। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 a और ये t की पावर 1, लिखो या मत लिखो, सॉरी y नहीं x है ना, ऊपर x है ना। तो डी एक्स बटे डी टी टी, डी टी टी, डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू आ गई बच्चों ये, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, दूसरी वाली समीकरण का अवकलन करो। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। समीकरण 2 का t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, ये है, तो करिए डी वाई बटे डी टी बराबर, यहाँ a तो कांस्टेंट है, d बट्टे डी टी किसका, t की पावर 4 का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डी वाई बट्टे डी टी बराबर a तो कांस्टेंट है, ये x की पावर n, तो ये आगे आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 और फिर t का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो डी वाई बट्टे डी टी बराबर ये क्या हो गया 4a, t की पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। तो यहाँ से बच्चों ये डी वाई बटे डी टी आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा आप एक्सरसाइज का, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखी होती है उसका थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और वहाँ से डी एक्स बटे डी टी निकालेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और वहाँ से डी वाई बटे डी टी निकालेंगे। और फाइनली हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो डी वाई ऊपर आ रहा है और डी एक्स नीचे आ रहा है, तो मीन्स मतलब कि डी वाई वाले में भाग देना डी एक्स वाले से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर आप भाग दे दीजिए, इसमें बना दीजिए समीकरण नंबर आप 3 और इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए समीकरण 4 में समीकरण 3 से क्या देने पर, भाग देने पर, ठीक है बच्चों, भाग दे दीजिए। हम 4 में 3 से क्यों दे रहे हैं, 3 में 4 से क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि बच्चों में डी वाई ओवर डी एक्स, हमें क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था, यानी वाई ऊपर आना चाहिए एक्स नीचे। तो वाई वाले को ऊपर रखेंगे एक्स वाले को नीचे, तभी तो आएगा, ठीक है, इसीलिए। तो डी वाई ओवर डी टी डिवाइड वाई, भाई इसमें डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो डी एक्स बटे डी टी बराबर इधर डी वाई बटे डी टी की वैल्यू क्या है 4a टी क्यू, 4a टी की पावर 3 अपॉन डी एक्स बटे डी टी, इसकी वैल्यू क्या है 4a टी। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो डी टी से डी टी कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, और यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया और a से a कट गया, तो ऊपर देखिए t की पावर 3 और यहाँ पर 1 है, तो भाग में घातें घट जाती हैं, अगर आधार सेम होते हैं तो t की पावर क्या बचेगी बच्चों 2 बचेगी, और यही आपका आंसर इस तरीके से। तो समझ में आया आपको। पहला सवाल था बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, पहली समीकरण का थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में अवकलन करो और वहाँ से डी एक्स बटे डी टी निकालो, अगर t है तो थीटा, तो थीटा आया था t की जगह में। फिर समीकरण 2 का थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करो और वहाँ से डी वाई बटे डी टी निकालो, और फिर डी वाई बटे डी टी वाले ही समीकरण में डी एक्स बटे डी टी वाले समीकरण से भाग दे दो और नॉर्मली सॉल्व कर दो, आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें x बराबर दे रखा है a cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, x बराबर दे रखा है a cos थीटा, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा y बराबर b cos थीटा, तो y बराबर आ गया बच्चों b cos थीटा, ये ना, यस cos थीटा ये बच्चों, cos थीटा, समीकरण नंबर 2। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो भी 2 समीकरण दे रखी हैं पर लिख लो, पहले समीकरण 1 समीकरण 2। अब अगला काम समीकरण 1 का थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष कर दो अवकलन, ठीक है बच्चों। इसमें t था, इसमें थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने
पर। तो करिए, x का करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dx बटे डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट है, d बटे डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो dx बटे डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का अवकलन, तो कॉस थीटा का जो अवकलन होता है बच्चों वो होता है माइनस के साइन थीटा। तो फाइनली dx बटे डी थीटा बराबर आ गया माइनस a साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, समीकरण 2 का करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, y का होगा dy ओवर डी थीटा, और यहाँ पे b कांस्टेंट है, d ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो dy ओवर डी थीटा बराबर b कांस्टेंट कॉस थीटा का अवकलन माइनस के साइन थीटा। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, dy ओवर डी थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के a साइन थीटा आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 4 हो गई बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है कि सर dy ओवर dx निकालना है, तो पता y ऊपर x नीचे, इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि dy ओवर डी थीटा में भाग दे दीजिए आप dx बटे डी थीटा से। यानी एक तरीके से यहाँ ये कह सकते हैं कि समीकरण 4 डिवाइड बाई समीकरण 3। तो समीकरण 4 क्या है कि लेफ्ट हैंड है इसकी dy ओवर डी थीटा, और समीकरण 3 की लेफ्ट हैंड है dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड इसकी माइनस के a साइन थीटा, और थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट राइट हैंड माइनस के a साइन थीटा, सॉरी b होना चाहिए था ना, क्योंकि ये b है स्टूडेंट, बाई मिस्टेक मुझसे यहाँ a हो गया, एक्चुअली ये b है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, b आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें देखिए गौर दीजिए, तो आप इससे तो ये कट गया और माइनस से माइनस कट गया, और डी थीटा से डी थीटा कट गया। तो फाइनली बचा क्या, dy ओवर डी एक्स बराबर ऊपर क्या बचा b और नीचे बचा a। तो फाइनली आ गई इसकी वैल्यू b अपॉन a, और यही हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको ये सॉल्व आउट करना है। तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से सवाल होते जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस आप पूरा वीडियो को देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए बच्चों, सभी क्वेश्चंस के आंसर विदाउट एनी प्रॉब्लम आ जाएंगे। और एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं और काफ़ी बच्चों के एक्सरसाइज से डाउट भी रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस टी। x बराबर साइन टी और y बराबर दे रखा है बच्चों कॉस टी। x बराबर साइन टी इक्वेशन नंबर 1 और y बराबर कॉस टी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t है बच्चों, ये कितना है, ओनली t ना होकर 2t है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहला काम कि समीकरण 1 का थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का क्या होगा, dx ओवर dt बराबर d ओवर dt ऑफ साइन t। तो dx ओवर dt बराबर साइन t का अवकलन cos t, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा, dy ओवर dt बराबर cos 2t है बच्चों, ध्यान रखिएगा ये cos 2t है। तो d ओवर dt ऑफ cos 2t, तो ये 2t है, ओनली t नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसे हमें अपने मन में x मानना पड़ेगा। तो dy ओवर dt बराबर, तो cos t का माइनस के साइन t या माइनस t मान लो भाई, पहले इसको अपने मन में t मानना पड़ेगा। तो cos t का माइनस के साइन t, और फिर इसका दोबारा करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, t का हो जाएगा 1। तो फाइनली dy ओवर dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 आगे साइन 2t, साइन 2t।
तो इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, dy ओवर dx। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग दे दो, तो फोर्थ इक्वेशन डिवाइड बाई थर्ड इक्वेशन। तो फोर्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड dy ओवर dt और थर्ड की लेफ्ट हैंड dx ओवर dt बराबर इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड माइनस के 2 sin 2t अपॉन यहाँ पर ओनली cos t। ठीक है बच्चों, तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या बचा, dy ओवर dt बराबर यहाँ माइनस के 2 तो है, अब ये sin 2t का फॉर्मूला यानी sin 2a वाला 10th क्लास का 2 sin a cos a, बट यहाँ t है तो ये आ जाएगा 2 sin t 2 sin t cos t डिवाइड बाई यहाँ पर cos t को cos t रहने दीजिए बच्चों। ठीक है, अब इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या बचा, ये इनटू है बीच में, तो dy ओवर dx, सॉरी भाई dt से dt तो कट गया ना, dx बचा और यहाँ भी dx बराबर 2, ये इनटू है 2 2 जा -4 sin t, और यही आपका आंसर यानी dy ओवर dx की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप आराम से सवालों को करते जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। यहाँ पर दे रखा है a cos थीटा b sin नहीं x बराबर 4t y बराबर 4/t, x बराबर 4t इक्वेशन नंबर 1 और y बराबर 4/t इक्वेशन नंबर 2। तो वही समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन, तो x का क्या होगा, dx ओवर dt बराबर 4 तो कांस्टेंट है और t के सापेक्ष कर लें तो t का वन क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली dx ओवर dt की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4, इक्वेशन नंबर 3। फिर अब करेंगे बच्चों समीकरण 2 का, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या होगा, dy ओवर dt बराबर 4 तो बच्चों कांस्टेंट है, ये 1/t है, एक्चुअली 1/2 को मैं t की पावर -1 लिख सकता हूँ, तो dy ओवर dt बराबर यहाँ पर 4 तो कांस्टेंट है, t की पावर -1 तो n x की पावर n-1, तो फाइनली dy ओवर dt की जो वैल्यू आएगी आपके पास -4 t की पावर -1 -2 t की पावर -2 नीचे ले जाएंगे तो t की पावर +2 आ जाएगा। ठीक है, इसे आने समीकरण नंबर 4। अब भाग दे दीजिए बच्चों आप, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 4 में डिवाइड दे दो समीकरण 3 से। समीकरण 4 क्या है बच्चों, dy ओवर dt और समीकरण 3 dx ओवर dt डिवाइड बाई राइट हैंड -4/t स्क्वायर। ठीक है, और इसका बच्चों इंटू 4 डिवाइड बाई 4 ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, तो इससे तो ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास dy ओवर dx बराबर, ये तो 1 सबसे ऊपर गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो -4/4t स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो dy ओवर जो dx की वैल्यू आ गई वो आ गई -1/t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने समझ ली ना, ये कैसे जाते हैं ये आपको पता है। देखिए अगर आपके पास a/b ये है, इसका जोड़ा ये बच्चों कंप्लीट है, देखिए इसमें अंश भी है और हर भी है, तो इसका जोड़ा कंप्लीट हो गया। और एक और दे रखा है आपको c/d, इसमें अंश भी है हर भी है, तो जब इसका अंश से भाग देंगे a/b c/d, तो ये जाता है यहाँ पे, ये आ जाता है यहाँ पे, लेकिन इनमें से किसी एक का जोड़ा कंप्लीट नहीं है, तो जैसे मान लीजिए ये ओनली a है b नहीं है, तो फिर ये चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो या तो आप नीचे बटे में मान लीजिए, और जब बटे में नहीं मान रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये a। देखिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जोड़ा किसका कंप्लीट नहीं है, अगर ऊपर वाले का जोड़ा कंप्लीट नहीं है तो a एज इट इज आएगा, बट नीचे वाले का जोड़ा तो कंप्लीट है ना, नीचे वाले का जोड़ा कंप्लीट है तो फिर नीचे वाला ऊपर ही जाएगा, चाहे बेशक वो अकेला हो या कुछ भी हो। जिसका जोड़ा कंप्लीट है वो अपना काम पूरा करेगा, तो इसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है तो वो तो इसकी कमी है ना, इसकी कमी थोड़ी है, तो c/d इसका तो नीचे वाला हमेशा ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए
कि बी अपॉन डी ए अपॉन बी ऐसे हो जाए बच्चों, ए अपॉन बी, इसका जोड़ा कंप्लीट है, इसका जोड़ा कंप्लीट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जोड़ा कंप्लीट है ना, वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, बस ये नीचे वाले बात करेंगे, इसका ऊपर वाला है तो यहाँ जाएगा, और नीचे वाला होता तो ऊपर जाता, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये यहीं जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा करो, कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी ये, और ये उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, 5 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमें x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं बच्चों के, तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही सबसे पहले समीकरण 1 का थीटा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरी लाइन लिखिएगा। ठीक है, तो x का होगा dx ओवर डी थीटा, यहाँ पर बच्चों d ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस के d ओवर डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर करिए बच्चों अवकलन, तो देखिए बच्चों dx ओवर डी थीटा बराबर, यहाँ कॉस थीटा का अवकलन माइनस के साइन थीटा, माइनस यहाँ इसको तो मानना पड़ेगा अपने मन में थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होगा माइनस के साइन थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, और फिर अगेन जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा 2 थीटा का दोबारा से करेंगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, थीटा का हो जाएगा 1। तो फाइनली यहाँ से dx ओवर डी थीटा की जो वैल्यू आ गई माइनस के साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ गई साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों ये आ गई। अब समीकरण 2 का करेंगे अवकलन हम, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा dy ओवर डी थीटा बराबर d ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस के d ओवर डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसका करेंगे, देखिए कैसे आएगा, y का dy ओवर डी थीटा बराबर साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, इसको अपने मन में थीटा मानना पड़ेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा, और इनटू दोबारा से करेंगे 2 तो कांस्टेंट, थीटा का 1। तो फाइनली dy ओवर डी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब डिवाइड करने वाले हैं समीकरण 1 का समीकरण, इसको तो मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 4 डिवाइड बाई समीकरण 3। तो समीकरण 4 क्या है, dy ओवर डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और नीचे साइन थीटा माइनस के और प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भाग दीजिए dx ओवर डी थीटा से, इससे ये कट गया। ठीक है, dy ओवर डी थीटा, इसकी वैल्यू कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा, फिर dx ओवर डी थीटा, इसकी वैल्यू माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये फाइनली आ गया आपके पास dy ओवर डी थीटा बराबर dy ओवर डी एक्स बराबर कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई, इसको पहले लिख सकते हैं आप 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा, और यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से बच्चों आपका 5.6 का था ये बच्चों क्वेश्चन 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यही आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, Peace.